Hello everybody, good morning. Sarvada Namaskar. Once again, I'm here in front of you to teach you something. In the last class, you have been taught interjection. After interjection, I hope you can get the all thing related to the parts of speech. 8 parts of speech I have already taught you, and मुझे उम्मीद है कि आपने सारा का सारा 8 parts of speech ऑब्जर्व किया है, अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उसका नोट कॉपी भी आपने बनाया है, और इवन उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आपने कुछ एक्सरसाइजेस भी किए होंगे, कुछ प्रैक्टिस भी किए होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। पता नहीं आपने किया कि नहीं। अगर माय डियर आपने प्रैक्टिस नहीं की है उस पार्टिकुलर रिलेशन का, उस पार्टिकुलर सेशन का, तो समथिंग दैट विल बी लॉस फ्रॉम योर साइड। आपके साइड से कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो। बात समझ रहे हैं? ईमानदारी शो करना पड़ता है माय डियर। किसी भी फील्ड में हम पढ़ा रहे हैं तो हमें ईमानदार होना चाहिए। पढ़ाने के फील्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ईमानदार होना चाहिए पढ़ने के फील्ड में, राइट। ईमानदार होने से क्या मतलब है कि मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमने आपको पढ़ाया और आप उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, तब ये ईमानदारी कहा जाता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं और बिना कुछ बताए ही आप अपने सिलेबस से रिलेटेड प्रैक्टिस जारी है। वेरी गुड, अच्छा लगता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में डिटरमाइनर्स की बात करेंगे। किसका? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर डिटरमिनेशन नामक वर्ड से बना है। डिटरमाइनर डिटरमिनेशन नामक वर्ड से बना होता है। डिटरमिनेशन मतलब द थिंग्स, द वर्क दैट कैन बी डिटरमाइंड इन आवर माइंड टू डू। उस काम को निश्चित कर लेना जिसको हमें करना है, और उसी वर्ड से ये डिटरमाइनर्स बनाया गया है, जिसमें टोटल 5 पार्ट पढ़ने होते हैं। डिटरमाइनर के 5 पार्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें से 4 पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको याद दिलाता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप 4 पार्ट कौन कौन से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले माय डियर आप पढ़ चुके हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, क्वांटिफायर्स पढ़ चुके हैं। क्वांटिफायर्स भी समझ लीजिए प्रोनाउन ही है। इवन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इंट्रोगेटिव भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आपने पढ़ा है, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ा है, और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। हमको लगता है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आप 10th के बच्चे हैं और इंट्रोगेटिव तो बहुत कॉमन सा चीज़ है। इसलिए आज बात करेंगे डिटरमाइनर में यूज ऑफ आर्टिकल की। क्या बात करेंगे? यूज ऑफ आर्टिकल की। यहाँ मैं लिखता हूँ आर्टिकल। अब आर्टिकल की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डेफिनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड टू आर्टिकल। आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन किसी ग्रामेरियन ने नहीं दिया है, बस उन्होंने इसके 2 पार्ट बताए हैं। हमने भी हमारे पीछे भी जो बहुत सारे ब्रिलियंट टीचर होंगे, उन्होंने भी 2 पार्ट पढ़े, हमने भी पढ़ा और आपको भी पढ़ा रहे हैं। कितने पार्ट होते हैं? आर्टिकल के 2 पार्ट होते हैं माय डियर। यहाँ पे 2 हैंड मान लीजिए, या आई एम हियर एंड दैट इज राइट एंड दैट इज लेफ्ट। वैसे ही इस आर्टिकल का एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड में हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट ये आई, और इसका सेकेंड पार्ट होता है डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल। ये 2 विंग्स आपने देख लिए, 2 बाजू इसके देख लिए, लेफ्ट और राइट। इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इंडेफिनिट में ए एंड पढ़ना होता है, यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन। और डेफिनिट की बात करेंगे तो यहाँ पढ़ना होता है यूज ऑफ द। मतलब द को आप डेफिनिट आर्टिकल बोल सकते हैं और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोल सकते हैं। अब बोलने के बाद हम बात कर ले कि इनडेफिनिट और डेफिनिट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब जो डेफिनिट नहीं है, डेफिनिट नहीं। डेफिनिट मतलब समझते हैं, जैसे ऑयल होता है तरल पदार्थ जिसको कहते हैं, तरल पदार्थ समझ रहे हैं ना, ऑयल, वाटर, मिल्क, ये सारा तरल पदार्थ है, और इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। आपने ऑलरेडी साइंस में पढ़ा होगा कि उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। उसको एक ग्लास में डाल देते हैं, वाटर को, मान लिया वाटर को, तो वो वाटर इस ग्लास का शेप ले लेता है। तो जिसका कोई शेप नहीं हो उसको इनडेफिनिट कह सकते हैं।
अब ये है इंडेफिनिट, मतलब ए और एन ऐसे नाउन के साथ यूज करते हैं, ऐसे नाउन के साथ यूज करते हैं जो डेफिनेट नहीं होता है, जो डेफिनेट नहीं होता है, समझ रहे हैं, मतलब उसके बारे में कंफर्मेशन हमें नहीं होती है, तब हम इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। अगर हमें उस नाउन, जिस नाउन के पहले हमें ए एंड द यूज करना है, वो अगर डेफिनेट है तब उसके पीछे हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयर वॉज अ किंग, ये सेंटेंस है देयर वॉज अ किंग। आपने देखा यहाँ पे एक नाउन है और इस नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है जो है इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, बात समझ में आ रही है कि ये आर्टिकल लगा हुआ है जो इनडेफिनिट आर्टिकल है। अब ये इनडेफिनिट यहाँ पे क्यों लगा, मैं बता रहा हूँ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ ये जो सेंटेंस बता रहे हैं कि एक राजा था, एक राजा था। अब उस राजा के बारे में इस स्पीकर को, जिसने भी इस सेंटेंस को बोला या लिखा, उसको इस राजा के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है। ये कहाँ का था, इसका क्या नाम था, इसका क्या नेचर था, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए ये इनडेफिनिट नाउन हो गया और इसीलिए इसके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट। अब देख लीजिए, यहाँ किंग के पहले ए लगा और यहाँ किंग के पहले द लगा हुआ है जो डेफिनेट आर्टिकल। अब आप पूछेंगे कि एक ही वर्ड, यहाँ भी किंग और यहाँ भी किंग, लेकिन एक ही वर्ड के साथ कहीं पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हो रहा है और कहीं पे डेफिनेट आर्टिकल यूज हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट हैड हैपेंड विद द सेंटेंस। जैसा मैंने कहा कि ये जो राजा है वो इंडिफरेंट है, इसके बारे में स्पीकर को कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं, इसलिए हमने इंडेफिनिट कर दिया। ये इंडेफिनिट है इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल लगा दिया। अब यहाँ जो किंग है, इसके बारे में स्पीकर को नॉलेज है, इसीलिए उसने कहा कि वो ईमानदार है। इस स्पीकर को मालूम है इस राजे के बारे में, तभी ये डिफिनिट है। और जब डिफिनिट है तो फिर डिफिनिट आर्टिकल हमने इसके साथ यूज कर लिया। क्लियर हो रहा है? एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलिए अब आगे बात करते हैं इसका। यूज ऑफ ए। इंडिफिनिट आर्टिकल के दो पार्ट हमने आपको पढ़ाया, कौन सा? एक ए और एन, ए और एन दो पार्ट है इंडिफिनिट के। और उस इंडिफिनिट का पहला पार्ट हमने यहाँ लिखा यूज ऑफ ए। ए का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसका क्या रूल है, उसका क्या कंडीशन है, आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, क्या करते हैं जब किसी भी नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है और उसमें भी वो आर्टिकल जो इंडिफिनिट है। वैसा आर्टिकल जो इंडिफिनिट है उसका जब हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन के पहले यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि वो नाउन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन द नाउन शुड बी सिंगुलर इन नंबर। सबसे पहला कंडीशन यही है, समझ रहे हैं बात को। जब हमें ए और एन का यूज करना हो, ए और एन दोनों का यूज करना हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस वर्ड के पहले हमें ए और एन यूज करना है वो सिंगुलर है या नहीं है। अगर सिंगुलर है तब फिर डिसाइड करेंगे कि उसमें ए आएगा या फिर एन आएगा। अगर वो वर्ड प्लुरल नंबर है तो माय डियर उसमें ना ए आएगा ना एन आएगा। नो आर्टिकल देयर रिक्वायर्स। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे हमने लिखा बॉय, ये सिंगुलर नंबर है और इसके पहले ए और एन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम बताएंगे आगे कि आपको सिंगुलर नंबर वर्ड में ए कैसे यूज करना है और एन कैसे यूज करना है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि सिंगुलर नंबर वर्ड हो तभी हम ए एन यूज करेंगे। अगर प्लुरल नंबर है तो उसके आगे न ए होगा न एन होगा। बात समझ गए? तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है द नाउन शुड बी सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर होना चाहिए। अगर प्लुरल है आर्टिकल में ए एन का यूज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ध्यान रखेंगे बात को। बात समझ गए? दूसरा कंडीशन क्या है?
दूसरा कंडीशन ये है कि द नाउन शुड बी काउंटेबल। जिस नाउन के पहले हमें ए एन यूज करना है वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल के लिए ए एन का यूज नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे ए वाटर नहीं लिख सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। और शुगर नहीं लिख सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। द ए फ्लोर नहीं लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल है। फ्लोर ये वाला आटा वाला, बात समझ गए। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं होता, बात समझ गए। तो दूसरा पॉइंट आपने देख लिया। पहला पॉइंट में देखा कि वो वर्ड सिंगुलर नंबर होना चाहिए और फिर वो वर्ड काउंटेबल होना चाहिए। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट डाउन करेंगे, एकदम दिमाग में भी, कॉपी में नोट डाउन करने के साथ साथ इधर लॉक कर लेंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज पढ़ते रहेंगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसलिए एक अच्छा स्टूडेंट को एक ही बार में बात को समझना चाहिए कि उसको दोबारा उस लेसन को, उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही टॉपिक को पढ़ने में बार बार अपना टाइम व्यस्त करेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, तब तो झंड हो जाएगा जिंदगी, समझ रहे हैं। इसलिए एक बार में समझने की कोशिश की। ऐसा समझ लीजिए कि आपको दोबारा उसको समझने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा करना चाहिए। बात समझ गए। चलिए, अब ये दो पॉइंट हो गया। आपने यहाँ पे पढ़ा यूज ऑफ ए, और मैं बताता हूँ यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए क्या कंडीशन होता है इसका। तीसरा नंबर कि जब आप बेसिक ए एन पढ़ते हैं, बेसिक आर्टिकल पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, स्टैंडर्ड 9 तक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा और उसमें पढ़ा होगा शायद कि ए जो है, ये यूज ऑफ ए, ये कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं, राइट। कॉन्सोनेंट के साथ यूज करते हैं। वैसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वैसा वर्ड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, उसके पहले ए यूज करते हैं, राइट। और वैसा वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट हो, वॉवेल के साथ या से स्टार्ट हो, वॉवेल के साथ स्टार्ट हो, उसके साथ एन यूज करते हैं। ऐसा आपने बेसिक में पढ़ा है ऐसा। लेकिन मैं बता दूं कि ये बेसिक ही है, बेसिक है। और बेसिक नॉलेज के साथ जब आप एडवांस आर्टिकल का यूज करेंगे तो पूरी की पूरी गलत हो जाएगी, पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो सेक्शन है, ये जो रूल है, ये मॉन्टेसरीज क्लासेज में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मॉन्ट 1, मॉन्ट 2, मॉन्ट 3 के बच्चे हैं, उसको वॉवेल पे पढ़ा दें, वॉवेल के पहले एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन जैसे सीनियर क्लासेज में आते हैं, ये नियम गलत है, ये नियम गलत है। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप अपने एग्जामिनेशन में गलत आंसर करके आएंगे। तो सही जानने के लिए क्या कीजिएगा, कान में हेडफोन लगा के अच्छे से बात को सुनिएगा और फोकस कीजिएगा बोर्ड पे, समझ रहे ना। फोकस कहाँ करेंगे, बोर्ड पे। अब वैसे एक हिंदी में कहावत है, लोग कहते हैं कि सारे दुनिया के लोग सुनने से ज़्यादा देखने में विश्वास करते हैं। कैसे करते हैं ये प्रूव करके मैं बताता हूँ। सुनने से ज़्यादा देखने में विश्वास ऐसे करते हैं कि मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल है मेरे पास कि आप कहीं पे जा रहे हैं रोड साइड से या गली साइड से, और कहीं पे आप भीड़ लगी हुई है रोड पे या गली में, बहुत भीड़ लगी हुई है और भीड़ को देखना पसंद करते हैं। भीड़ जो बोल रहा है उसको सुनना पसंद करते नहीं, उसके अंदर ऐसे ऐसे जगह बनाते हैं और उसके भीड़ के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे हो क्या रहा है। वो आंखों से आप देखना चाहते हैं, सुन के नहीं देखना चाहते। इसलिए मैंने कहा कि लोग सुनने से ज़्यादा देखने में विश्वास करते हैं, और इसीलिए मैं आपको सुना भी रहा हूँ और साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। केवल सुना देंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। बात समझ गए, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए, ए का यूज करने के लिए, ए का यूज करने के लिए हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड। अभी हमने बताया था आपको ओनली कॉन्सोनेंट, जो इंग्लिश ग्रामर में 21 होते हैं, ABCD 26 होते हैं टोटल, और उसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल होते हैं, उसको भूल जाइए।
कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, हमें कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब है, जिसको आप हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण, जो क से लेकर ज्ञ तक होता है। बात समझ में आ रही है? क से लेकर ज्ञ तक में जितने भी लेटर हैं, इंग्लिश वाले को भूल जाइएगा, हिंदी वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने लिखा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आपने जितना भी पढ़ा है, उस व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले वर्ड के पहले ए लगाते हैं। बात सर क्लियर है ना? एग्जाम्पल मैं बता दूं, एग्जाम्पल बता दूं। चलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें ए एन यूज करना है। हमने यहाँ पे लिख दिया बॉय, यहाँ पे लिख लिया गर्ल, यहाँ पे लिख लिया यूनिक, यहाँ पे लिख लिया एमए, यहाँ पे लिख लिया बीए, यहाँ पे लिख लिया एसबीओ। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, ऐसा कर दिया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। तो ए एंड एन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो बॉय है, जो भी वर्ड दिखा है, वो सबसे पहले कंडीशन क्या है, वो सिंगुलर होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, जिस वर्ड के पहले हमें ए एन यूज करना है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर। अब बताइए ये बॉय सिंगुलर नंबर है या नहीं? ऑब्वियसली है, तो सिंगुलर नंबर है मतलब ए एन यूज होगा। दूसरा कंडीशन है कि वो नाउन काउंटेबल होना चाहिए। ये बॉय काउंटेबल है या नहीं है? ऑब्वियसली है, तब यहाँ पे ए एन होगा। अब बात आती है कि इसमें ए होगा या फिर एन होगा, तो क्या कीजिए, इसको क्या हिंदी में जैसा प्रोनाउंस करते हैं, जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन होती है, बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बॉय। तो बॉय को हिंदी में लिखते हैं ऐसा, बॉय को हिंदी में लिखते हैं और देखते हैं कि उसका पहला जो लेटर है, उसका पहला जो अल्फाबेट है वो क्या है। तो ये है वॉक, व से वॉक पर है, और व से वॉक माय डियर व्यंजन वर्ण होता है, क से ज्ञ के बीच में होता है, और जब भी पहला अल्फाबेट, पहला लेटर व्यंजन वर्ण हो तो हमेशा ए का यूज होगा। क्लियर? समझ में आ रही है? गुड। दूसरा वर्ड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गर्ल। गर्ल ऐसे लिखते हैं हिंदी में, गर्ल। इसका पहला लेटर देखेंगे क्या है, इस इंग्लिश वाले लेटर से कोई मतलब नहीं, इस इंग्लिश वाले वर्ड से मतलब रखेंगे, इस इंग्लिश वाले लेटर से मतलब रखेंगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का ध्यान रखेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अभी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण में गया नहीं, व्यंजन वर्ण में ही हूँ। तो इसका जो पहला लेटर है ये फिर से आता है व्यंजन वर्ण में, और व्यंजन वर्ण में पहला लेटर आ गया तो बिना कुछ सोचे समझे ए फील कर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए यूनिक लिखा हुआ है। यूनिक क्या है? यूनिक, जो यू से स्टार्ट है। अगर आप वॉवेल की बात करेंगे तो ये यू वॉवेल है, और आप क्या करेंगे, यहाँ पे एन फील कर देंगे कि यू वॉवेल है, एन लग जाएगा। लेकिन माय डियर ये एन गलत है। पूछिए क्यों गलत है? इस वर्ड को ऐसे लिखेंगे यूनिक हिंदी में, तो क्या निकल के आता है, या। और यह क्या है, व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण के पहले क्या यूज करते हैं, ए, नॉट एन। बात समझ गए? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। यहाँ पे देखिए एमए लिखा हुआ है। एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट। एमए बीए का नाम सुने, मास्टर ऑफ आर्ट। बात समझ रहे हैं? मास्टर ऑफ आर्ट, एम ए पढ़ते हैं इसको, मास्टर ऑफ आर्ट नहीं पढ़ते, फुल फॉर्म में मास्टर ऑफ आर्ट कहते हैं। और अभी फिलहाल जो ये लिखा हुआ उसको बोलते हैं एमए। क्या बोलते हैं? एमए। और एमए को कैसे लिखते हैं? एम। ए लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पहला लेटर से मतलब है, पहला लेटर से मतलब है। पहला लेटर है ए, और ए जो है लेटर ये व्यंजन वर्ण में नहीं आता है। व्यंजन वर्ण में नहीं आता है मतलब ए नहीं होगा, ये आता है स्वर वर्ण में, और जब स्वर वर्ण में आता हो तो एन यूज करेंगे। अब आपके बेसिक नॉलेज के अनुसार आप देख लीजिए कि आपको एन वहां यूज करना होता है जहां पे वॉवेल, लेकिन यहाँ वॉवेल है नहीं, वॉवेल है नहीं, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। लेकिन
मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग, एडवांस ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसके प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिखते हैं और फिर पहला लेटर देखते हैं, पहला लेटर स्वर में है तो ए लगाएंगे, पहला लेटर व्यंजन में है, वेरी सॉरी, पहला लेटर व्यंजन में है तो ए लगाएंगे, पहला लेटर स्वर में है तो एन लगाएंगे, पहला लेटर व्यंजन ए, पहला लेटर स्वर एन। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से बी लिखा हुआ है, बी ए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, और बैचलर ऑफ आर्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ ओनली बी ए, ऐसे लिखते हैं बी ए, ऐसे लिखते हैं ना। और इसका पहला लेटर है ब, और ब आता है व्यंजन में, मतलब आंख बंद करके ए लग गया। अब यहाँ पे एस डी ओ, एस ऐसे लिखते हैं एस, एस, और इसका पहला लेटर है व्यंजन है कि स्वर है, अगर व्यंजन है तो ए लगाइए, अगर स्वर है तो एन लगाइए। तो आपको ऑलरेडी मालूम है, ये बहुत कॉमन सी बात है कि ए व्यंजन नहीं होता है, ए होता है स्वर, और जब स्वर आ गया है तो एन लगेगा। बात समझ गए हैं? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूज ऑफ एन की, यूज ऑफ एन की बात करते हैं। यूज ऑफ ए फिनिश हो गया, और जैसा ए का यूज फिनिश हुआ है वैसा ही एन का यूज भी फिनिश होगा। समझ रहे? पहला पॉइंट जो आपने पढ़ा था यूज ऑफ ए में, वही पॉइंट यूज ऑफ एन में पढ़ेंगे। द नाउन शुड बी सिंगुलर इन नंबर। बात समझ रहे हैं? मतलब प्लूरल के लिए एन यूज नहीं होगा, सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, द नाउन शुड बी काउंटेबल, शुड बी काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल के लिए आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, नाउन शुड बी स्टार्ट विद vowel sound, vowel sound इसको ब्रैकेट में ले, स्वर वर्ण, बट नॉट ओनली vowels। ये जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं, तीसरा पॉइंट से भी फैमिलियर हो चुके हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट हमने ऐसा नहीं लिखा था, ऐसा आप वहां लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट में बता रहे हैं कि नाउन शुड बी स्टार्ट, ये ऐसे लिखा हुआ है, स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड, स्वर वर्ण से स्टार्ट होना चाहिए, केवल वॉवेल से नहीं। केवल वॉवेल में ए आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इससे स्टार्ट भी है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। समझ गए? एग्जाम्पल ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हमने लिखा HMT वॉच, ठीक है, यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट, और यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट मैन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया FO, और यहाँ पे लिखा फॉरेस्ट ऑफिसर। ये 5 एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस 5 एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व करें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ HMT वॉच। HMT वॉच एक ब्रांड है, एक कंपनी है, वॉच की एक कंपनी है। अब ये है पहला लेटर H, लेकिन हमको इस H से कोई मतलब नहीं, इसके इंग्लिश वाले लेटर से हमें कोई मतलब नहीं। इस वर्ड को हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा सिंसियर हैं, तो बस प्रोनाउंसिएशन से आप उसको पकड़ लीजिए। प्रोनाउंसिएशन से पकड़ते हैं, H, A, H, समझ रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन मतलब ऐसे आता है H, और ए क्या है? स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण है तो क्या फील होगा? एन। क्लियर हो रहा है? ऑनेस्ट, ये देखिए क्या लिखा है? ऑनेस्ट, हॉनेस्ट। बहुत सारे लोग इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट ह से, लेकिन ह से नहीं होता माय डियर, प्रोनाउंसिएशन इसका ऑनेस्ट होता है, अ से। क्या होता है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या फील होगा? अ से स्टार्ट हो रहा है, क्या फील होगा? ए एन। आप बोलेंगे एन फील होगा सर, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे ए
ए भी नहीं फिल होगा और एन भी नहीं फिल होगा। क्या कारण है जो नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। ये जो ऑनेस्ट है इसको आप गिन सकते हैं कि मैं कितना ईमानदार हूं, बता सकते हैं। मैंने ऊपर लिखा है कि वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। ये वाकई में सिंगुलर तो दिख रहा है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल नहीं है। मैं कितना ईमानदार हूँ, 1 ईमानदार हूँ, 2 ईमानदार हूँ, 10 ईमानदार हूँ, बता सकते हैं। आप कितने ईमानदार है बता सकते हैं। आपके पिताजी कितने ईमानदार है बता सकते हैं। हमारा नेता कितना ईमानदार है बता सकते हैं, नहीं बता सकते। अनुमान लगा सकते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं, मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, हमारे नेताजी बहुत ईमानदार है, हमारा भाई कम ईमानदार है। अंदाजा लगाते हैं लेकिन परफेक्ट काउंटिंग नहीं बता सकते। और जब काउंटिंग नहीं बता सकते तो ये काउंटेबल नहीं है, और जब काउंटेबल नहीं है तो ए एन यूज नहीं होगा, यहाँ होगा क्रॉस। क्लियर? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। अब ये देखिए ये वर्ड है अनकाउंटेबल लेकिन इसके बाद जो वर्ड है वो है काउंटेबल। मतलब इस मैन की क्वालिटी बता रहा है कि मैं एक ईमानदार आदमी, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। एक लग गया, ए होगा। क्लियर है? हाँ, ए होगा, नहीं होगा। ऑनेस्ट, यहाँ देखिए ऑ है और ये सिंगुलर नंबर है, इसके बाद वाला जो वर्ड है वो सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे ए और एन हो सकता है। अब डिसाइड करें कि ए होगा कि एन होगा। तो इसका पहला लेटर अ है और अ है स्वर वर्ण, और जब स्वर वर्ण है तो एन यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ओ। एफ ओ कैसे पढ़ेंगे? एफ, ऐसे ही ना पढ़ेंगे। ए क्या है? स्वर, स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण है तो आंख बंद करके एन लगा लेंगे। ठीक है? और यही वर्ड, सेम वर्ड एफ ओ शॉर्ट में लिखा हुआ है और एफ ओ का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है। ए फॉर फॉरेस्ट, ओ फॉर ऑफिसर। देखिए शॉर्ट में लिखने में और लॉन्ग में लिखने में कितना डिफरेंस आ जाता है। किसी को एफ ओ भी कर सकते हैं और उसी आदमी को फॉरेस्ट ऑफिसर भी कह सकते हैं। मान लो कि मैं एक ऑफिसर हूँ और फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, तो मेरे को लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे देते हैं? एफ ओ साहब, एफ ओ साहब, या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर साहब भी कहते हैं। तो कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब लिखते हैं तो अंतर आ जाता है। एफ ए आ गया, एन लगाते हैं, लेकिन इसके अगर पहले हमें ए एन यूज करना है तो कैसे लिखेंगे? फॉरेस्ट, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? फॉरेस्ट। और ये आ गया आपका फ, जो स्वर वर्ण नहीं है, क्या है? व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण के पहले क्या लगाते हैं? एन। डिफरेंस समझ गए? वैसे ही जो इसके पहले हमने आपको एग्जांपल दिया था एम ए, एम ए शॉर्ट में लिखा हुआ है तब एन लिखा गया। और वही मास्टर ऑफ आर्ट होता तो मास्टर कैसे लिखते? मौ से, और मौ से लिखते तो वो हो जाता व्यंजन और उसके पहले हो जाता ए। क्लियर हो रहा है? बात समझ गए? और भी मैं यहाँ पे 8-10 एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और एग्जाम्पल्स को क्लियर करके आगे बढ़े। I have already written a short exercise for you so that you guys get the lesson very well. Okay? यहाँ पे आपने हेडिंग दिया fill in the blanks with a or an where necessary, put a cross mark where not required। मतलब बताया जा रहा है कि ए एन से फिल कीजिए वहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जरूरत नहीं है ए एन की वहाँ पे क्रॉस पुट कीजिए। सारा मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो वर्ड है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। सबसे पहला यूनिफॉर्म, ठीक है। और सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट, हमें जब ए एन फिल करना ये हमें मालूम हो गया है, तो सबसे पहला ए एन फिल करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होता है कि वो वर्ड सिंगुलर नंबर होना चाहिए और दूसरा काउंटेबल होना चाहिए। पहला सिंगुलर नंबर होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए। ये देख लीजिए यूनिफॉर्म एक सिंगुलर नंबर वर्ड है और इसको हम गिन भी सकते हैं। जो सिंगुलर है उसको ऑब्वियसली गिन सकते हैं, जो प्लूरल है उसको नहीं गिन सकते। बात समझ रहे हैं? लेकिन जो सिंगुलर है वो गिना जा सकता है। तो ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। यहाँ पे ए और एन हो सकता है। अब बात आती है कि ए होगा कि एन होगा। तो ए होगा एन होगा, उसके लिए क्या करेंगे? इस वर्ड को हिंदी में लिखेंगे जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है। कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है? यूनिफॉर्म। कैसे लिखेंगे? यूनिफॉर्म।
पूरा नहीं लिखेंगे हमको शुरुआती वर्ड से मतलब, फर्स्ट लेटर से मतलब है, इसलिए फर्स्ट लेटर ही लिखेंगे, पूरा लिखने क्या आ जाता है। तो इसका जो पहला हमको दिख रहा है वो है यू, मतलब य। क्या है? य। और यह आता है व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण के लिए ए यूज करते हैं, समझ गए? ये व्यंजन वर्ण हो गया और व्यंजन वर्ण के लिए ए यूज करते हैं, जबकि ये यू वॉवेल है, लेकिन हमें वॉवेल से नहीं मतलब है, वॉवेल साउंड से मतलब, याद रखेंगे वॉवेल से कोई लेना देना नहीं है, हमें वॉवेल साउंड से लेना देना। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, बात समझ रहे हैं? ओनली कॉन्सोनेंट, ओनली वॉवेल से कोई लेना देना नहीं इन द यूज ऑफ आर्टिकल। चलिए दूसरा बात आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन, मेरे पास एक सूचना है, मेरे पास 4 सूचना है, मेरे पास बहुत सूचना है, ऐसा हो सकता है ना। अब अगर आप बोलेंगे कि सूचना जो है इन्फॉर्मेशन वो अनकाउंटेबल ना हो, तो मैं इसकी जानकारी में बताता हूँ कि कभी कभी बच्चे यूज़ करते हैं, तो सीनियर लोग भी यूज़ करते हैं कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता तो क्या बोलने वाले लोग ऐसा बोलते हैं मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है? नहीं बोलते। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल होता है, और सिंगुलर नंबर भी है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे एस लगा होता। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे एस नहीं है, मतलब ये है सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर है तो हमें ए और एन का यूज करना है। अब चूज करना है, ए यूज करें या एन यूज करें। तो फिर से इसको हिंदी में लिखेंगे कैसे? इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही नहीं लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन। और ई से स्टार्ट हो रहा है, और ई जो है वो है क्या? स्वर, और स्वर के लिए क्या लगाएंगे? एन। क्लियर? क्लियर? दूसरा यहाँ पे देखिए एक्स एमएलए, मतलब रिटायर्ड है। एमएलए जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो रिटायर्ड हो चुका है, इसलिए उसके आगे एक्स एमएलए लग गया। अब एक्स एमएलए लग गया है तो हमें इससे मतलब है। एक्स कैसे लिखते हैं? एक्स ऐसे लिखते हैं, एक्स। अब इसका ही पहला लेटर, फर्स्ट लेटर इज वॉवेल साउंड, फर्स्ट लेटर इज वॉवेल साउंड, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के लिए हम लगाते हैं एन। क्लियर? क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में, व्यंजन के लिए ए, सॉरी व्यंजन गलत हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे व्यंजन वर्ण के लिए ए और स्वर वर्ण के लिए एन यूज करते हैं। बात समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे चौथे नंबर में लिखा हुआ यूके। अब इसका क्या फुल फॉर्म होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर फुल फॉर्म होता लिखा ऑलरेडी तब हमें मतलब होता, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ तो शॉर्ट फॉर्म से मतलब यूके। यूके कैसे लिखेंगे? यू और के, यू के। और यू पहला लेटर है कौन सा? व्यंजन, और व्यंजन के लिए क्या यूज करते हैं? ए। क्लियर हो रहा है? दूसरा आगे लिखा है यंग ऑफिसर। यंग ऑफिसर कैसे लिखेंगे? यंग, सिंगुलर नंबर है ये, प्लूरल होता तो ऐसा लगा होता, इसमें है नहीं ऐसा, तो सिंगुलर नंबर यंग लिखेंगे। और पहले लेटर फिर से इसका क्या है? व्यंजन, और व्यंजन के लिए क्या यूज करेंगे? एन। इसके आगे जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा है ओल्ड। ओल्ड फिर से यहाँ पे आप नजर डालेंगे, ये जो ओल्ड है वो सिंगुलर नंबर है, काउंटेबल है, तो ए लेगा। अगर ये सिंगुलर नहीं है, अगर ये काउंटेबल नहीं है तो ए नहीं लेगा। अब इसका मतलब होता है ओल्ड मतलब बूढ़ा हो जाना या पुराना हो जाना। ओल्ड मतलब बूढ़ा या पुराना हो जाना। अब बताइए कोई इंसान कितना बूढ़ा है ये बता सकते हैं? कोई वस्तु कितनी पुरानी है बता सकते हैं? बोलेंगे 10 साल पुरानी है, अंदाजा लगाते हैं, परफेक्ट नहीं बताते। बोलेंगे मेरे पिताजी 70 साल के, 70 साल के, परफेक्ट 70 साल के हैं, 1-2 दिन आगे पीछे नहीं होता है ना, परफेक्ट नहीं है। तो ये जो ओल्ड है ये अपने आप में अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल है तो ऑब्वियसली ए एन कुछ नहीं आएगा। बात समझ गए? यहाँ पे देखिए येलो लिखा हुआ है। येलो एक एडजेक्टिव है। येलो जैसे ऑनेस्ट, ये मैंने लिखा था ऑनेस्ट मैन और ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के पहले एन, ए एन नहीं लगा था, और ऑनेस्ट मैन के पहले एन लगा था। क्लियर है? वैसे ही ये येलो भी एक एडजेक्टिव है, और ये सिंगुलर नंबर है, सॉरी सिंगल वर्ड है। इसके बाद अगर कोई नाउन होता सिंगुलर नंबर तब सोचते कि लगेगा, जैसे यहाँ पे येलो बर्ड होता, सिंगुलर नंबर नाउन है,
तब यहाँ पे ए एन कर सकते थे, लेकिन ये सिंगल है, ये जो वर्ड है वो सिंगल है और एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी गिना नहीं जाता है, कभी नहीं। येलो, कोई कपड़ा कितना येलो है बता सकते हैं, उसकी गिनती की जा सकती है नहीं। अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल है तो क्या करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए हमें ए एन का यूज करना ही नहीं पड़ता, क्रॉस मार्क कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी, क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी सिंगुलर नंबर वर्ड है और काउंटेबल भी है, इसका हिंदी लिखेंगे तो यू आता है और पहला लेटर य है, मतलब है व्यंजन, और इसलिए हम लगाते हैं ए। यहाँ पे 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, ये वॉवेल है, लेकिन वॉवेल से हमको कोई मतलब नहीं, हमें वॉवेल साउंड से मतलब है, कॉन्सोनेंट साउंड से मतलब। इसको हिंदी में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1, ऐसे जैसा पढ़ते हैं वैसा ही लिखते हैं, जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है वैसा ही लिखते हैं। बार बार मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ, तेरा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, नोटिस करेंगे। और ये जो व है ये फिर से कहाँ से है, व्यंजन वर्ण से है, तो व्यंजन वर्ण से ए लगा, सॉरी व्यंजन वर्ण से ए लगाते हैं, लगा दिया। फिर से 1 आइड मैन है, 1 आइड कैसे लिखेंगे 1, और फिर से ये व्यंजन है और फिर से यहाँ पे ए होगा। अब आती है बात ब्रेड की, ब्रेड। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे कि ये ब्रेड सिंगुलर नंबर है या प्लुरल नंबर है, तो आपके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे सिंगुलर नंबर वर्ड है, वेरी गुड, सिंगुलर नंबर वर्ड है, वेरी गुड। अब इसके आगे ए लगेगा कि एन लगेगा, तो बोलेंगे ब्रेड लिखते हैं ऐसे, ब्रेड ऐसे लिखते हैं ब्रेड, और इसका पहला लेटर ब है, व्यंजन है, मतलब ए लगा दीजिए। लेकिन मैं बोलूँ यहाँ कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये मैं बता। ये जो ब्रेड नाम का वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में, ये अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल। ब्रेड को नहीं गिना जा सकता। वैसे हमारी माँ बहनें घर में रोटियां बनाती है, रोटियां सेकती है, तो उसको हम गिन पाते हैं, 1 2 3 4 5 गिन पाते हैं, लेकिन वो गिनना अलग है। लेकिन ग्रामेरियन के अनुसार ये वर्ड अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के लिए ए एन यूज नहीं करते हैं। बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है, और उसके ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ पीस ऑफ ब्रेड। रोटी का 1 टुकड़ा हो सकता है, रोटी का 2 टुकड़ा हो सकता है, रोटी का 4 टुकड़ा हो सकता है, रोटी का 10 टुकड़ा हो सकता है, और 10 टुकड़ा हो या 20 टुकड़ा हो हम उसको गिन पाते हैं, गिन सकते हैं, समझे। रोटी को केवल नहीं गिन सकते, रोटी के टुकड़ों को हम गिन पाते हैं, और ये काउंटेबल होता है। और काउंटेबल होता है तब हम ए एन कर सकते हैं, और जब कर सकते हैं तब पता करेंगे पीस कैसे लिखते हैं, पीस आता है, व्यंजन वर्ण है, ए लगेगा। क्लियर हो रहा है। लेकिन इसी बात को अगर हिंदी में बोले, रोटी काउंटेबल होता है, ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखेंगे। रोटी लिखे हैं तो वो काउंटेबल होता है, ब्रेड लिखे हैं तो अनकाउंटेबल होता है। रोटी के पहले ए लगेगा, ब्रेड के पहले ए एन नहीं लगेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वन है, यहाँ पे लिखा है ऑरेंजेज। देखेंगे ये वर्ड है प्लुरल नंबर, क्या है, प्लुरल नंबर। और जब प्लुरल नंबर है ही तो उसमें सोचना क्या है, उसमें ए एन कुछ भी नहीं है। प्लुरल है तो ए एन कुछ भी नहीं, वहाँ पे क्रॉस मार्क। क्लियर, बात समझ गए। हाँ, इनडेफिनिट आर्टिकल फिनिश हो गया। हमने आपको एक्सरसाइज भी बना के दे दिया, ठीक है। अब आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि आपने हमसे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कितना सीख पाया है। ये आपको पता कब चलेगा, जब आप एक्सरसाइज बनाने बैठेंगे तब, ठीक है। इसके आगे हम इरेज करते हैं और चलते हैं इसके डेफिनेट पार्ट में, यूज ऑफ द में। वेट कीजिए। सॉरी डियर, इस पार्ट में आप यूज ऑफ द नहीं करेंगे, अगले पार्ट में। अभी जितना आपको पढ़ाया गया उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, इधर पे लॉक कर लीजिए। फिर अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, समझ गए। और डेफिनेट आर्टिकल को मैं बता रहा हूँ कि अगले क्लास में पढ़ेंगे तो ऑलरेडी उसको रीडिंग कर लेंगे, उस चैप्टर से रीडिंग करके रखेंगे, ठीक है। तब बात अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। गुड बाय।